हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आपको एक स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में था, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक इसमें कवर किए थे जनन यानी रिप्रोडक्शन, और दूसरा था एक कोशिकीय जीवों में जनन, और तीसरा था हमारा विखंडन, और चौथा था बहुखंडन। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी अथी पर होगा, आप जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। बहुखंडन तक हमारा पिछला वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो अब आगे आइए, देखिए लंबवत विभाजन। अब इसके बारे में आप लोग सब जान जाइए क्या होता है। जब कोई कोशिका लंबवत विभाजन। तो चलिए आप लोग आगे इसको देख लीजिए क्या है। जब कोई कोशिका लंबवत रूप से दो बराबर भागों में विभाजित होती है तो इसे लंबवत विभाजन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे में युगलिना में विभाजन की क्रिया लंबवत रूप से होती है। इसको स्क्रॉल हो ही ना रहा है यार। ये देखिए ना, इसको है स्क्रॉल करना चाह रहे थे, हो ही नहीं रहा है। अच्छा क्या कीजिएगा, हम लोग का व्हाइट बोर्ड है ना। केंद्रक तथा कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग इसका देख लीजिए। युगलिना में विभाजन की क्रिया लंबवत रूप से होती है। ठीक है, यह क्रिया भी दो चरणों में पूरी होती है, जिसे केंद्रक तथा कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया है 4, पिछला वीडियो में था, और एक हो गया है हम लोग का लंबवत विभाजन। अगर आप लोग ये वाला चारों टॉपिक आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पांचवा टॉपिक हो गया लंबवत विभाजन। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब उसके बारे में आप लोग देखिए। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चल रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आए वो आप देख लीजिएगा। अब जानते हैं लैंगिक जनन, इसमें कितने क्या प्रकार से होते हैं आपको वो सब बताते हैं। लैंगिक जनन का सबसे पहले आता है लैंगिक द्विरूपता। आगे आप लोग इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है। किसी भी जीव की वाह संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे में
जैसे में लैंगिक द्विरूपता किसी जीव की वह संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे में आप लोग आगे देख लीजिए, मनुष्य का नर तथा मादा शरीर एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। अब आगे आप लोग देखिए, इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे देखिएगा। दूसरा है जरायुज। ठीक है, आप इसके बारे में देख लीजिए। ऐसे जीव जो जनन की क्रिया पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या प्रजक कहते हैं। इन जंतु में वह कण दिखाई देते हैं। ठीक है, इन जंतु में वह कण दिखाई देते हैं और इनके त्वचा पर बाल उपस्थित होते हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में मनुष्य, है कि हम लोगों को भी त्वचा पे बाल होता है। अब हम लोग आगे आ जाइए। अगला है हमारा युग्मक जनन। अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, हेडिंग सब लोग मार लीजिएगा। तीसरा हो गया युग्मक जनन। अब इसके बारे में आप लोग देखिए, युग्मक जनन क्या है। जब नर तथा युग्मक जनन जब नर तथा मादा के शरीर में समान रूप से नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, आप लोग आगे इतना देख लीजिए। युग्मक जनन जब नर तथा मादा के शरीर में समान रूप से नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब इसके आगे देखिए आप लोग।
से होता है। चलिए आप लोग आगे देख लीजिए, युग्मक जनन शुरू से आप लोग देखिए, ठीक है। जब नर तथा मादा के शरीर में समान रूप से नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है। उसके आगे देखिए, जिसमें पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, की कोशिका से होती है, जबकि अंडाणुओं का निर्माण ooगोनियम की कोशिका से होता है, ठीक है। अब हम लोग अब आगे देखिए, हम लोग का आज इतना टॉपिक हो गया है कवर। हम लोग यहाँ लंबवत विभाजन से स्टार्ट किए थे। लंबवत विभाजन, लैंगिक जनन में जरायुज, युग्मक जनन अभी हुआ है। अब इसके बाद आता है निषेचन या संलयन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आइए हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। हम लोग का टॉपिक है निषेचन। अब हम अगला टॉपिक है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन या संलयन कहते हैं। निषेचन या संलयन। कहते हैं, जिससे बनने वाली संरचनाएं जिससे बनने वाली संरचना को युग्मनज कहते हैं। जिसके आधार पर मार्कर थोड़ा ठीक है। अब हम लोग ब्लैक वाला से लिखते हैं। जिसके आधार पर निषेचन की क्रिया के पहले थोड़ा सा हमारा राइटिंग उतना अच्छा बढ़िया नहीं है, तो आप लोग
मैनेज कर लीजिएगा। अब हम जिसके आधार पर निषेचन की क्रिया के पहले बनने वाली सभी संरचनाएं द्विगुणित होती है। पहले आप लोग इतना समझ लीजिए, बस एक लाइन और है इसमें, देखिए थोड़ा सा अति भी हो गया है। ठीक है, आप लोग इतना तो समझ ही जाइएगा। निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छूट गया था, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन या संलयन कहते हैं। जिससे बनने वाली संरचनाएं को युग्मनज कहते हैं। जिसके आधार पर निषेचन की क्रिया के पहले बनने वाले सभी संरचनाएं अगुणित होती है। अगुणित का सिंबल ए है, ठीक है। अगुणित अवस्थाएं में होगी, जिसका मुख्य कारण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जबकि निषेचन की क्रिया के बाद बनने निषेचन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसको एक बार आप लोग फिर से लीजिए समझ, थोड़ा सा अभी हमारा कैमरा बंद हो गया था, तो चलिए आइए देखिए। शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन या संलयन कहते हैं, ठीक है। जिससे बनने वाली संरचनाएं को युग्मनज कहते हैं। जिसके आधार पर निषेचन के क्रिया के पहले बनने वाली सभी संरचनाएं अगुणित का सिंबल ए है, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। अगुणित अवस्थाएं में होगी, जिसका मुख्य कारण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जबकि निषेचन की क्रिया के बाद बनने वाली सभी संरचनाएं द्विगुणित होता है, ठीक है। इसके आगे बस एक लाइन और है, उसको भी आपको हम बता देते हैं, तब इसे हम थोड़ा साफ कर देते हैं। जिसका मुख्य कारण समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जिसके आधार पर निषेचन की क्रिया के बाद बनने वाली सभी संरचनाएं अगुणित अवस्था में होगी, जिसका मुख्य कारण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जबकि निषेचन की क्रिया के बाद बनने वाली सभी संरचनाएं द्विगुणित होती है, जिसका मुख्य कारण समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अब इसके आगे आप आइए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इससे थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हमारा 5वां टॉपिक है गर्भकाल, ठीक है। गर्भकाल में देखिए क्या है, मनुष्यों का गर्भकाल 270 दिनों का होता है।
जिसे 3 प्रावस्थाओं जिसे 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। 3 प्रावस्थाओं में गर्भकाल, ठीक है। मनुष्यों का गर्भकाल 270 दिनों का होता है, जिसे 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जिसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही कहते हैं। प्रत्येक, जैसे कि 9 मंथ का होता है, उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला को इसमें पहला मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ, ठीक है। ये प्रथम हो गया। दूसरा में आता है चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। इसे द्वितीय हो गया और तृतीय हो गया, सातवां, आठवां और नौवां। कुल 270 दिनों का होता है, ठीक है। आगे भ्रूण तथा दूसरे, जैसे कि जो हुआ उसके बाद भ्रूण तथा दूसरे महीने से 9वें महीने तक की अवस्था को गर्भकाल कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आइए, जिसे प्रसव, जैसे कुछ ही। तो आज हमारा देख लीजिए कितना टॉपिक हो गया। सबसे पहले हम लोग जाने लंबवत विभाजन, उसके बाद जाने लैंगिक जनन, उसके बाद जाने जरायुज, उसके बाद हम लोग जाने युग्मक जनन, और चौथा में जाने निषेचन, और क्या था 2 2 4 5 सॉरी छठा में जाने हम लोग गर्भकाल, जो कि 270 दिनों तक होता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद आगे हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए और जो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम। सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग को मुलाकात होगी, ठीक है।